अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद अली सैयद साहब। मोहम्मद अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शामी साहब, कैसे आपकी हैं दुआ है, शुक्र अल्लाह का। माफ़ कीजिए आपको कुछ ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा। नहीं, मैं कुछ हम बहुत कुछ सीखने का पस मौका मंज़र मिलता है। आपका बहुत पुरमर्ज़ और जामिया तज़किया था। थैंक यू आप सो मच। ये इरशाद फरमाइए कि अब आप किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह इसको रोका जा सकता है, तबाही को और फैलाव को कैसे रोका जा सकता है, और आप क्या समझते हैं कि ईरान जो है इसने कुछ हासिल किया है या उसके उस पर दबाव जो है उसमें इजाफा हो जाएगा? बहुत अहम सवाल किया। पहले जो आपका आखिरी सवाल है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो तकरीबन 350 के करीब ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इसराइल के खिलाफ दागे हैं, ये एक हकीकत है कि दिफाई एतबार से तो कोई बहुत बड़े पैमाने पे इसराइल में इनके ज़रिए से तबाही नहीं हुई है, लेकिन 3 एतबार से ईरान ने यकीनन ना सिर्फ सियासी, नफ्सियाती और तस्वीराती एतबार से बहुत कुछ हासिल किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ईरान के दुश्मन हैं, जो रिजीम चेंज और इस तरह की बातें दाखिली सतह पे भी कर रहे होते हैं ताकि उनके सियासी निज़ाम को या हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए, तो उनके लिए भी ये पैगाम था कि जनाब, जो हुकूमत है और जो नज़रियाती क़यादत है वो मजबूत और मुस्तहकम है और वो इसराइल से डरती नहीं है। दूसरी बात, नफ्सियाती एतबार से ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक गेन था ईरान के लिए कि उसने जो मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है इसराइल की, उसको उसने शैटर कर दिया है। आपको याद होगा कि 1973 की जो यौम किपुर वॉर थी, उससे 51 साल के बाद कोई पहला किसी रियासत ने बराह रास्त इतने बड़े पैमाने पे इसराइल पे हमला किया है, जो कि यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा और शौक है। तो क्योंकि इसराइल, आप जानते हैं कि उनको आदत पड़ चुकी है, जो दीगर करीबी छोटे ममालिक हैं, उर्दन हो जाए, शाम हो जाए, फलस्तीन हो जाए, उस पर वो रोजाना बमबारी कर रहे होते हैं और आप शायद बुरा नहीं मनाएंगे मेरी बात का, उनकी पाकिस्तान में भी कोई खास खबर नहीं लगती है। लेकिन जब ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर, तो आलमी दुनिया जागी और उसने क्या, ये कोई वाकई बड़ी खबर है। अच्छा, आखिरी बात ये है कि इसके जरिए से जो मुस्लिम उम्मा है उसके अंदर भी, अब आप देखें जो गजा की सूरत हाल है इंतहाई दगरगूं 6 माह से, उसके हवाले से भी ये हमला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक पैगाम दिया ईरान ने दुनिया को भी और आलमे इस्लाम को भी कि जनाब, मैं तरने वाला नहीं हूं, मुझे बाकी कमजोर ममालिक की तरह ना समझें, अगर आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक वेकअप कॉल है, और मैं समझता हूं चीन और रूस जो कि इस खित्ते में ताकत का तवाजुन चाहते हैं और वो सिर्फ अमेरिका के हलीफ और इत्तेहादी इसराइल की कंप्लीट हेजमनी और डोमिनेंस को काउंटर या बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी मैं समझता हूं बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं इस सूरत हाल में। और मैं तवक्को करता हूं कि बैलेंस ऑफ पावर, ताकत का जो तवाजुन है मशरिक वुस्ता में, उसके हवाले से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और तारीखी वाकया था। जो इसराइल का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी वो मुकम्मल तौर पर मुअस्सर साबित नहीं हुआ। कोई ना कोई मिसाइल जो है वो आगे पहुंचने में कामयाब हो गया। आयरन डोम, एरो वगैरह एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी 4 लेयर्स या तहें हैं। उसकी जो पहली लेयर है वो उसके लड़ाका तैयारे हैं, यानी कि अगर मैं आपको एक्चुअली 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए, जब मिसाइल्स लॉन्च होते, ये 3 तरह के उन्होंने हथियार लॉन्च किए ईरान ने। बैलिस्टिक मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है कि उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, तो वो 2 चंद मिनटों में इसराइल पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो खला में चला जाता है और खला से दोबारा इसराइल के ऊपर री एंटर करता है फजा में और बहुत तेजी के साथ अटैक करता है। तो उसको आप हवाई जहाज से या लड़ाका तैयारे से नहीं गिरा सकते, उसके लिए आप एरो सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि जो स्पीड है री एंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल की, वो बहुत आवाज से 7, 8, 9, 10 गुना ज्यादा होती है, तो उसको नहीं गिराया जा सकता। तो उसको गिराया जाता है जो सेकंड लेयर है एरो सिस्टम की, जिसकी 2000 किलोमीटर तक रेंज है। फिर जो तीसरी लेयर है वो है
जिसको आप डेविड स्लिंग कहते हैं, और वो उसकी भी तकरीबन 400-500 किलोमीटर की रेंज तक वो कारगर है। और आखिरी जो लेयर है वो है आयरन डोम की, जो कि आप जानते हैं कट्यूफा रॉकेट्स जो हिजबुल्लाह इस्तेमाल करती है उसके खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली आपको नजर आता है कि 4 लेयर्स हैं। तो बुनियादी तौर पे इसराइल की हिकमत अमली ये थी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाए अपने एरो सिस्टम को, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो ड्रोन आ रहे थे, चूंकि वो सबसोनिक होते हैं, जिस तरह कोई भी तैयारा होता है बोइंग, उसकी रफ्तार भी आवाज से बहुत कम होती है। तो वो जो सैकड़ों ड्रोन्स आ रहे थे, जिस तरह आपने भी शुरू में बताया कि वो इराक और उर्दन की फजाई हुदूद से गुजर के इसराइल तक पहुंच रहे थे। तो इसराइल की हिकमत अमली ये थी कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की फजाई के लड़ाका तैयारों के साथ मिलके इसराइल की फजाई हुदूद में पहुंचने से पहले ही इराक और उर्दन की फजाई हुदूद में उनको मार गिराया जाए। और तीसरा हिस्सा ये था कि जनाब जो क्रूज मिसाइल्स वगैरह इससे बच निकले, उनको फिर आयरन डोम और डेविड स्लिंग के जरिए निशाना बनाया जाए। ये पूरी हिकमत अमली और जंग का नक्शा था। इसमें आप क्या समझते हैं कि इसराइल को कहां नाकामी हुई है? मैं समझता हूं इसमें जो तस्वीराती एतबार से देखा जाए तो सबसे बड़ी नाकामी तो ये है कि उसके लिए ये शौक था कि इतने बड़े पैमाने पे वो तवक्को कर रहे थे कि ईरान से कुछ जवाब आएगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे जो हमला है, ये यकीनन उनके लिए शौक था। और उनकी जो सोच और एक एरोगेंस थी, जो तबाखुर था, वो ब्रेक हुआ है। ये सबसे बड़ा शौक है इसराइल के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ उनको नुकसान उनके एयर बेस को हुआ या तो इससे ये चीज साबित होती है कि इतनी एक्सटेंसिव और 4 तहों में से इंटरसेप्शन के बावजूद भी अगर ईरान के मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, तो यकीनन ये इसराइली प्लानर्स और डिफेंस लीडरशिप के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है शामी साहब, वो ये है कि ईरान ने ये सिग्नल दिया है इसराइल को कि आपने जो मिसाइल्स और ड्रोन्स को निशाना बनाया है, वो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की फजाई कुव्वत की मदद से पहुंचाया है। अगली दफा शायद आपको ये मौका मैसर नहीं आएगा, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक, अच्छा। बहरहाल तो हम एक एतमाद तो पैदा किया है, यानी ईरान के अंदर भी और ईरान से बाहर भी। एक और चीज साबित हो गई और जो आलम इस्लाम है उसमें जो लोग हैं, अवाम हैं, उनके अंदर भी एक हौसला पैदा हुआ है। सर नेक्स्ट टाइम हुकूमतें जो है उनको भी गौर करना पड़ेगा और असर्ट करना पड़ेगा, अपना दबाव बढ़ाना पड़ेगा। हम तमाशाई बनकर ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। सर मेरा एक जहन में एक सवाल है कि नेक्स्ट टाइम ये मैसेज मिल गया ना ईरान को कि जी कल को, क्योंकि ये भी तो कहा जाता है ना कि ईरान जो है वो उसके पास शायद न्यूक्लियर ताकत है, यानी कि खदशात हैं। तो कल को इसराइल के पास भी है। इसराइल के पास सर, हाँ वो, लेकिन कल को तो अगर वो इन्हीं क्रूज मिसाइल के जरिए कोई पेलोड भेजता है तो फिर मामला नाम ना ले। अच्छा, फिर तो तबाही है ना। तबाही है सर, लेकिन फिर तो बचेगा कोई। सर बैलेंस ऑफ पावर भी तो फिर उसी से आता है। नहीं तो फिर देखे ना, ऐसा इसकी बात नहीं, इसलिए कि दोनों के पास ये है और फिर अमेरिका भी उनके साथ है, बरतानिया भी उनके साथ है, वो तो एटमी ताकतें हैं ना। तो इसलिए अगर ये लड़ाई इस हद तक ना जाए तो यही दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि सर ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। तो वो जो दौरा होगा उस पर हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर है फिर इसराइल की भी नज़र होगी। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खराब हुए थे, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन का मसला भी है, वो भी बनानी है हमने। और फिर यह है कि ईरान जो है वो बिजली फराम कर रहा है गवादर में भी, और हमारे उनसे सदियों के रिश्ते नाते हैं, और मुशावरत तो मामलात पे होनी चाहिए। और हमें इस पे ईरान के हवाले से हमें तशवीश है इस बात पर पूरी पाकिस्तानी कौम को कि ईरान जो है उस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये जो जारहियत का इर्तिकाब करने वाले हैं उनको अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, और जंग जो है उसको फैलाना नहीं चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, और गजा की फरियाद भी सुननी चाहिए, और इसराइल को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। इसराइल जो है, इसराइल का जो हुजम है, जो उसकी देखें ना, उसकी आबादी है, साइज आबादी, वो उसके लिए बहुत एक
मनफी पैगाम भी तो लाती है ना। मुस्तकबिल उसका महफूज नहीं हो सकता अगर चारों तरफ आग लगेगी, तो फिर इसराइल जो है कभी महफूज नहीं हो सकेगा और कभी सुकून का सांस नहीं ले सकेगा। तो उसको इस बात पर गौर करना है।